इस वीडियो में आज हम लोग मानव के श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव के श्वसन तंत्र में मुख्य अंग जो होते हैं वो हैं एक जोड़ी फेफड़े, जो हमारे शरीर के वक्ष गुहा में बाएं तथा दाएं स्थित होते हैं। हमारे शरीर में जो बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है और दायां फेफड़ा अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि हमारे वक्ष गुहा में बाईं तरफ हृदय उपस्थित होता है। इसके कारण बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा रह जाता है। हमारे फेफड़े के अंदर छोटे छोटे वायु कूपिकाएँ होती हैं। इनकी संख्या लगभग 14 से 15 करोड़ होती है। यही श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये दोनों फेफड़े जो है एक ही श्वास नली के द्वारा जुड़े होते हैं। इस श्वास नली का संबंध नासा छिद्र से होता है। हमारे दोनों फेफड़े एक डायाफ्राम से जुड़े होते हैं। ये डायाफ्राम जो है ऊपर नीचे उठता है और गिरता है, जिसके फलस्वरूप हमारे दोनों फेफड़े एक साथ फैलते हैं और एक साथ सिकुड़ते हैं। हमारे दोनों फेफड़े में रक्त केशिकाओं का जाल बना होता है, जिसमें धमनी और शिराएं उपस्थित होती हैं। जब बाहरी वातावरण से वायु हमारे दोनों फेफड़े में पहुंचती है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है तथा पूरे शरीर की कोशिकाओं में जो श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो शिराओं के द्वारा हमारे फेफड़े में वापस आ जाता है और वह श्वास नली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे श्वसन क्रिया में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। श्वसन या फुफ्फुसीय संवातन, जिसमें वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कूपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, रुधिर और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। ये 5 चरण श्वसन क्रिया में संपन्न होते हैं। चलिए अब देखते हैं श्वसन की क्रिया विधि। तो श्वसन की क्रिया विधि में 2 चरण होते हैं। अंतः श्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायाफ्राम एक विशिष्ट पेशी समूह
पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतरावर्तुल इंटरकोस्टल पेशियों इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायाफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्र पक्ष अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतरावर्तुक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थ को ऊपर उठा देता है, जिसमें पृष्ठाधार अक्ष में वक्ष गुहा पक्ष का आयतन बढ़ा जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की फुफ्फुसीय वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। डायाफ्राम और अंतरावर्तुक पेशियों का शिथिलन डायाफ्राम और उरोस्थ को उसके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वृक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतरफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधि में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जाता है, जो फुफ्फुसीय कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निःश्वासित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिली होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित निःश्वासित कर सकता है। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन वायु आयतन की वह अतिरिक्त अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है, यह औसतन 2500 मिली से 3000 मिली होता है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वासित कर सकता है, औसतन या 1000 मिलीलीटर से 11 मिलीलीटर होता है। अवशिष्ट आयतन वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वासन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। इसका औसत 1100 मिली से 1200 मिली होता है। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसीय क्षमता निकाला जाता है, जिसका नैदानिक उद्देश्यों के उपयोग में किया जाता है। अंतःश्वसन क्षमता सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। निःश्वसन क्षमता सामान्यतः अंतःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निःश्वासित कर सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। जैव क्षमता बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिक मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वास कर सकता है, इसमें ERV, TV और IRV सम्मिलित है, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निःश्वासित कर सकता है। फेफड़ों की कुल क्षमता बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा है।
इसमें RV, ERV, TV और IRV सम्मिलित होते हैं। यानी जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता। गैसों का विनिमय। कूपिकाएँ गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यहाँ पर इसे हम चित्रों द्वारा समझ सकते हैं। गैसियों का विनिमय कैसे होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कैसे होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक कूपिका को दिखाया गया है जिससे धमनी और शिराएं स्पर्श कर रही हैं। जब वायु फेफड़ों द्वारा कूपिका में आता है तो धमनी के द्वारा ऑक्सीजन गैस हृदय में जाता है। हृदय के बाद यह धमनियों द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में जाता है। कोशिकाओं में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो शिराओं के द्वारा हृदय में आता है और हृदय के द्वारा ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से गैसीय विनिमय होता है फेफड़े और हृदय तथा शरीर के बीच में। अब हम देखते हैं गैसों का परिवहन कैसे होता है, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होना है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फेफड़े की वायु जब धमनी के रक्त में मिलता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे ऊतकों की कोशिकाओं तक जाता है और वहाँ पर श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है और वह शिराओं के द्वारा हृदय में और फिर फेफड़े के पास आता है और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के अतिरिक्त जल के द्वारा भी होता है। हमारे रुधिर में जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। ये कार्बोनिक अम्ल घुली हुई अवस्था में शिराओं द्वारा फेफड़े के केशिकाओं में पहुँचते हैं और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देते हैं। श्वास का नियमन। अब हम देखेंगे हमारे शरीर में श्वसन क्रिया का नियंत्रण कैसे होता है। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता रखता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है जो मुख्य रूप से श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पौंस क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी श्वास अनुचन केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को सुधार रूप से चलाता रहता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसा संवेदी केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन क्रिया में आवश्यक समायोजन करता है जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकें। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 और H+ आयन के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा
उपरांत कार्रवाई हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। श्वसन के विकार। अब हम देखेंगे श्वसन संबंधी कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले है ये दमा। इसमें श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घबराहट होती तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वसनी शोथ। यह श्वसनी की शोथ है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना, इससे लगातार खांसी आती है। वातस्फीत या एम्फाइसीमा एक चिरकालिक रोग है जिसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारक होते हैं। व्यावसायिक श्वसन रोग। कुछ उद्योगों में विशेष जहां पत्थर की घिसाई, पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं कर पाती है। दीर्घकालिक प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिनसे रेशमयता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान होता है। इन उद्योगों में श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए।